नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो फॉर्म भरने का दौर है वो समाप्त हो चुका है, समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। कुछ दिन एक में बचे हुए हैं, बाकी है वो फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उसके बाद अब स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो वो पूछते रहते हैं। आज वाले वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि सभी को ये डर लगा हुआ है कि जिस जोन से उसने फॉर्म भरा है, चाहे वो 12th वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, चाहे जिन्होंने दोनों का एग्जाम्स भरा है, फॉर्म भरा है वो स्टूडेंट हो, तो उनके दिमाग में यही है कि हमने जिस जोन से फॉर्म भरा है वो सेफ जोन है या डेंजर जोन है। अब देखो, ये कैसे पता चलता है कि जहां पर कम वैकेंसी हो और ज्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, वहां की कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। तो स्टूडेंट इस बात को जानना चाहते हैं कि हमारा जोन है, जिस जोन से हमने अप्लाई किया है वो कैसा रहने वाला है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा डेंजर जोन है तो हम थोड़ी और अच्छे से तैयारी करें। और साथ में एक बात बता देता हूं, अगर आपका जोन डेंजर हो, चाहे आपका जोन सेफ जोन हो, यानी कि जहां पर कम कंपटीशन हो या ज्यादा कंपटीशन हो, मैं लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कट ऑफ चाहे कितनी भी हाई चली जाए, आप उसमें सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, बाकी स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हो। बस एक छोटी सी सिंपल बात बताऊंगा, अगर डेली 30 मिनट आप उसको कर लोगे, वीडियो में ही बीच में कहीं पे आपको बता देंगे कि अगर आप डेली उसको 30 मिनट कर लोगे तो आप बाकी स्टूडेंट से ये समझ लो कि बहुत आगे पहुंच जाओगे, कंपटीशन आपका बहुत कम हो जाएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, एक बात और देखो, वैसे तो आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़ेंगी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत कम बढ़ेंगी जरूर, लेकिन अगर हो सकता है कि ये बहुत कम बढ़े तो आपको एक चीज पता है कि अगर बहुत कम बढ़ती हैं या जितनी है उतनी ही रहती हैं, उतनी तो रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, तो जो आपकी कट ऑफ है ना वो हाई जाएगी, चाहे आप किसी भी जोन से अप्लाई किया हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और भरने वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। तो मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, किस तरीके का क्या कंपटीशन रहने वाला है, कहां पर कम कट ऑफ जाने वाली है, कहां पर ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, इन सभी चीजों को आप कैसे बीट करके सफलता प्राप्त कर सकते हो, अपना सिलेक्शन है वो कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने ग्रेजुएशन वाला फॉर्म अप्लाई किया है, कि लगभग कितने फॉर्म भरे गए और सही वाले फॉर्म बता रहा हूं। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग का फॉर्म भर के छोड़ दिया, फिर बाद में दोबारा दूसरा फॉर्म भर दिया, तो वो भी काउंट हो रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होते हुए भी उन्होंने दो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के ही, तो वो चीजें हैं। अगर मैं निकाल के आपको सही से ही बताऊं कि लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं, अभी जो आंकड़ा आया है उस अनुसार बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूं। ठीक है, मैं आपको एक सही आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल है वो देखो आरटीआई आएगी उसी में आपको पता चलेगा और उसमें काफी समय लगने वाला है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, लगभग 42 से 45 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है जी, और अगर मैं 12th वाले स्टूडेंट की बात बताऊं, क्योंकि अभी 12th वाला और बचा हुआ है, तो इसमें अगर मैं टोटल आपको बता दूं तो लगभग आप ये मान लो कि 65 से 70 लाख स्टूडेंट है वो फॉर्म भरने वाले। क्या बात समझ में आ गई? इतने स्टूडेंट है फॉर्म भरने वाले, तो इनको देख के घबराना नहीं है। हमेशा क्या होता है कि 10% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इस बार एनटीपीसी में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। क्यों? क्योंकि एक तो देखो वैकेंसी कम है जिसकी वजह से, दूसरा रीजन ये है कि भाई जो एसएससी वाले स्टूडेंट है ना, जिनका सीजीएल में नहीं होगा, जिसका सीपीओ में नहीं होगा, जिसका सीएचएसएल में नहीं होगा, वो भी इसकी तैयारी कर रहा है। ठीक है भाई, वो 1 नंबर से रह गया इन एग्जाम में, आधे नंबर से रह गया, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस उसको थोड़ी सी साइंस पढ़नी है, और एनटीपीसी में तो इतनी साइंस आती भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ है वैसे ज्यादा जाएगी, कंपटीशन भी ज्यादा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी ज्यादा है।
वैसे तो 10% ही स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जो एग्जाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, और ये मैक्सिमम आंकड़ा मैं यहां पर बता रहा हूं, यानी 65-70 लाख है ना, तो आप मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा 7 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, ये सोच के चलो कि 7 लाख स्टूडेंट हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, एग्जाम तक मेहनत करेंगे, चाहे वो डेली का 4 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, लेकिन वो रेगुलर पढ़ेंगे। और रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा, जो बरसाती मेंढक होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। वो या तो बोलते हैं कि मैं 5-10 नंबर से रह गया, अगर मैंने थोड़ी और तैयारी कर ली होती तो मैं हो जाता, ये सभी को होता है, क्योंकि कुछ पेपर तो इजी आता है ना, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको जो करता है वो सिलेक्शन लेता है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसमें इंग्लिश आती, ना हिंदी आता, ना कंप्यूटर आता, अपने को क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस और थोड़ी सी साइंस पढ़नी है, बस ये 3-4 सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं और आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, कितने फॉर्म भरे गए, ये सारी चीजें, कट ऑफ वगैरह के बारे में मैंने बता दिया कि कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है। इसका मतलब डिमोटिवेट नहीं होना, अरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है अगर आप इनके अंदर आ गए ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, और अगर आप इनके अंदर हो तो फिर आपको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता है क्या, आप तो पहले से ही खतरनाक मोड में हो, तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता या आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने तो वैसे ही फॉर्म भरा है घूमने के लिए, मजे लेने के लिए, बस इसलिए फॉर्म भरा है कि मेरे को फॉर्म भरना था। अगर आप इनमें से हो तब आप ये सोचो कि हाँ मुझे अच्छी मेहनत करनी है भाई, एक आधे नंबर से मुझे नहीं रहना, क्योंकि दशमलव में भी स्टूडेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब देखो बात कर लेते हैं सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं यहां पर डेंजर जोन का मतलब क्या हुआ, डेंजर जोन का मतलब है कि जहां पर हाई कंपटीशन है तो हाई कट ऑफ हो जाएगी बाकी जोन की तुलना में, लेकिन इसको भी कैसे कवर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको हम आगे बात करेंगे। तो डेंजर जोन में एक है आरआरबी अजमेर जो हमेशा से रहता है। ठीक है, आरआरबी मुजफ्फरपुर ये भी रहेगा क्योंकि कम वैकेंसी और ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं। आरआरबी पटना हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना रहे। आरआरबी गोरखपुर और आरआरबी प्रयागराज, और छठा मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूं, और वो है आपका आरआरबी चंडीगढ़। देखो हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये तो रेड है ही है, तो रेड में ही मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, ये 6 ऐसे जोन है, अगर इनसे आपने फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी, क्योंकि देखो यहां पर एक तो पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है, फॉर्म भरने वाले तो स्टूडेंट ज्यादा ही हैं, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट भी ज्यादा हैं, क्योंकि इन स्टेट में कौन भरता है, हरियाणा का स्टूडेंट, यूपी का स्टूडेंट, बिहार का स्टूडेंट, राजस्थान का स्टूडेंट, एमपी का स्टूडेंट, दिल्ली का स्टूडेंट, ये स्टूडेंट यहां पर फॉर्म भरते हैं, और जहां पर ये स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ये वाली कट ऑफ है वो आपकी ज्यादा रहने वाली है इन जोन की, अगर मैं यहां पर बात करूं। ठीक है, ये चीज। अब मैं थोड़ा सा सेफ जोन बता देता हूं, जहां पर सबसे कम कंपटीशन है तो वहां पर कम कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अगर वैकेंसी और बढ़ गई तो आपको फायदा मिलेगा। एक चीज और यहां पर सेफ जोन, फिर मैं एक बात और आपको समझाऊंगा जो शायद हो सकता है कि आपको किसी ने ना बताई हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो सेफ जोन का मतलब है कि जहां पर कम स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन कम है, तो वो है आरआरबी बेंगलुरु, उसके बाद है आरआरबी सिकंदराबाद, उसके बाद है आरआरबी कोलकाता, तो उसके बाद है आरआरबी मुंबई, आरआरबी चेन्नई और आरआरबी मालदा। ये है, ये 6 हैं। देखो आप मुंबई में हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाती है, लेकिन क्या हो गया कि पहले स्टूडेंट भर देते थे, अब सभी को लग रहा है कि यार वैकेंसी कम है, अपने एरिया में ही भर लेते हैं, होगा तो इधर भी हो जाएगा वरना नहीं। मुंबई में वैकेंसी भी ज्यादा है और उधर जो स्टूडेंट है वो तैयारी भी कम करते हैं, और अपनी साइड वाले जो मैंने अभी आपको बताया ये वाले स्टूडेंट है, हिंदी बेल्ट वाले जो स्टूडेंट है वो उधर कम फॉर्म अप्लाई किया है कि यार काफी दूर चला जाएगा, लोगों को ये नहीं पता था कि पेपर अपने इधर होगा या उधर होगा, तो इसलिए भर दिया कि कौन इतनी दूर पेपर देने जाएगा, इधर ही भर देता है। ठीक है, और फिर उधर भरेंगे तो उधर ही जॉब करनी होगी, तो इसलिए स्टूडेंट नहीं भरे। तो ज्यादातर कौन से हैं, ये साउथ वाले ही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी आपकी कम रहने वाली है, जो मैंने पहले आपको बताया उनकी तुलना में।
ठीक है जी, ये है। इनमें वैकेंसी भी ज्यादा है, स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले कम है, तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इधर कम है। ठीक है, जो अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं उनके बारे में मैं यहां पर बता रहा हूं। अब देखो, एक तो ये हो गया, ये अभी के आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब वैकेंसी इंक्रीज हुई और वो वैकेंसी है वो आपकी पटना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, पटना में बढ़ गई, तो पटना की कट ऑफ फिर कम जाएगी, तो ये डेंजर जोन से निकलकर कहां चला जाएगा, सेफ जोन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लक है ना, वो भी आपका काम करने वाला है। लक, ये आपका लक काम करेगा। देखो, फॉर्म आपने भरा, सब कुछ आपने भरा, सही तरीके से भरा, लेकिन लक आपका काम करेगा कि आपने इससे फॉर्म भरा। देखो, मालदा है, इसको वैसे ही कम स्टूडेंट भर रहे हैं क्योंकि पिछली बार इसकी कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, क्योंकि उससे पिछली बार बहुत कम थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मालदा भरा था, पिछली बार कट ऑफ ज्यादा गई। इस बार वैकेंसी तो हमेशा यहाँ पे कम रहती है, वैकेंसी कम थी, स्टूडेंट भी फॉर्म कम भर रहे हैं, कम। और इसी में जो वैकेंसी बढ़ेंगी आपकी, इसमें और ज्यादा वैकेंसी बढ़ गई तो इसकी कट ऑफ पिछली से पिछली बार की तरह बहुत कम चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लक फैक्टर भी क्या करेगा, आपका काम करने वाला है, आपका लक भी काम करने वाला कि जिस जोन से भरा है कि उसमें वैकेंसी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी। अब ये सारी चीजें बता दी, लेकिन एक बात समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा, इस चीज के ऊपर आएंगे हम कि ज्यादा कट ऑफ में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। और सिलेक्शन लेने का एक ही सिंपल तरीका है कि आपको जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे वो आपको करना होगा। बाकी स्टूडेंट जो चीज नहीं कर रहे, अगर आप उसको करते हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा ज्यादा कट ऑफ में भी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो कम वाली पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जहां पर कम कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए ना। हाँ, ठीक है। अब एक बात, कट ऑफ चाहिए हाई जाए या कम जाए, जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छे से मेहनत नहीं करेगा, ठीक है, अच्छे से मेहनत नहीं करेगा, तो क्या करेगा भाई, उसका सिलेक्शन कभी हो सकता है, नहीं होगा। जो स्टूडेंट कम से कम 6 घंटे नहीं पढ़ेगा, एवरेज मान लो कभी 4 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एवरेज अगर वो 6 घंटे नहीं पढ़ेगा ना आपके एग्जाम तक, और आपका एग्जाम कब है, लगभग अप्रैल के बाद ही होगा आपका एग्जाम, अभी नहीं है, अप्रैल 2025 के बाद ही आपका एग्जाम होगा। इसका मतलब 6 महीने का समय आपके पास है, अभी 5 से 6 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, 6 महीने का कम से कम समय आपके पास है। और 6 महीने आप डेली 6 घंटे एवरेज करके चलते हो, 4 पढ़े 8 घंटे 7 घंटे, ऐसे जरूरी नहीं है कि फिक्स इतना ही पढ़ना है, फिक्स कभी नहीं होता और ना कभी पढ़ पाओगे, फिर टाइम टेबल डिस्टर्ब होगा, फिर सोचोगे नहीं, जितना पढ़ पा रहे हो, जितना समय निकाल पा रहे हो पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कम ज्यादा होता रहता है। 6 घंटे एवरेज निकाल लो 6 महीने तक, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, कट ऑफ कितनी भी ज्यादा जाए कितने भी कम रहे। अब मैं बात कर लेता हूं उस चीज के बारे में कि किस तरीके से आप कम नंबर में भी हाई कट ऑफ में सिलेक्शन ले सकते हो, कि भाई हाई कट ऑफ जा रही है, ठीक है, और आप तैयारी आप 30 मिनट अपने जीवन के और लगा देते हो, भाई जितने घंटे तैयारी कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन आप कैसे भी 30 मिनट और निकाल लेते हो डेली। उसमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको करना है टाइपिंग। डेली आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 30 मिनट। कुछ स्टूडेंट, मुझे पता है यूट्यूब पर भी बोला जाता है और बाकी भी, कि पहले पहला पेपर दे लो, उसके बाद दूसरे पेपर की तैयारी कर लो, और उसके बाद है वो टाइपिंग सीख लेना। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, टाइपिंग सीखने के लिए, ठीक है, टाइपिंग सीखने के लिए कम से कम 4 महीने की अच्छी मेहनत चाहिए, तब आप सीख सकते हो। स्टार्टिंग के 2 महीने है ना, वो तो आपको जो कीपैड होता है ना आपका कीबोर्ड, उस पे हाथ जचाने में ही चले जाएंगे, ASDF, इस तरीके से ASDF ये करने में ही चले जाएंगे, कभी कौन सी उंगली ज्यादा काम कर रही है कम काम कर रही है ये पता करने में ही चला जाएगा, ठीक है, ये चीज है। और स्टार्टिंग में आप 1 महीने, अगर आप एक टाइपिंग सीख रहे हो, 1 महीने आप सॉफ्टवेयर से सीख सकते हो, उसके बाद सॉफ्टवेयर से ही मत सीखना,
आपके पास साइड में कॉपी रखना, टाइपिंग वाली कॉपी आती है वो ले आना, या आपके पास कोई भी इंग्लिश वाली है तो इंग्लिश वाली, अगर हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो हिंदी वाली, कोई भी किताब रखी है उससे टाइपिंग करना देख के। सॉफ्टवेयर वाली टाइपिंग में हो सकता है कि आपकी स्पीड 60 चली जाए, मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर कॉपी वाली करोगे ना फिर वो 30-40 पे ही रह जाएगी। ये मैंने बहुत जो तगड़ी मेहनत कर रहा है ना उसके लिए बता रहा हूं। आप सोचोगे कि चलो इसमें तो ये मांगिया इंग्लिश की 30 है तो मेरी 30 आने लग गई सॉफ्टवेयर में। जब आप करने बैठोगे ना तो आपकी 20 भी बड़ी मुश्किल से आएगी अगर कॉपी से करने बैठोगे तो, या जो पेज से करने बैठोगे। ठीक है, तो ये अपने को करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। तो अभी से सीखना शुरू करो, 4 महीने में आप टाइपिंग सीखोगे, उसके बाद आपकी स्पीड बनना शुरू होगी। ठीक है, और एक बात, 15 से 20 की स्पीड है ना, 15-20 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड आराम से बन जाती है। 20 से 25 में जाने पे बहुत मेहनत लगती है, और फिर 25 से 30 में जाने पे उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। इस बात को भी याद रख। ठीक है, तो टाइपिंग वाला जो सारा डाउट है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे आप सीख सकते हो। कंप्यूटर नहीं है घर पे, बाहर नहीं सीख सकते, कोई बात नहीं, फोन तो सभी के पास है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। बाहर से 200 रुपए का आपका कीबोर्ड आ जाता है, और साथ में इस फोन में लगाने के लिए 20-30 रुपए की एक पिन आती है। इसमें जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा फोन में, और उससे आप तो रखो कीबोर्ड अपना और टाइपिंग करना शुरू कर दो फोन से। 200-250 तो खर्च कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि लैपटॉप नहीं है सर जी मेरे पास, कंप्यूटर नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, कोई दिक्कत नहीं, मन है हो जाए। 200-300 रुपए खर्च करो, कीबोर्ड लेके आओ, और साथ में फोन से कनेक्ट करने वाली जो पिन आती है उसको लेके आओ और टाइपिंग करना शुरू कर दो। ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट। किसी दिन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास 6 महीने है पहले पेपर के, फिर अगले महीने अगले पेपर में भी मिलेगा समय, फिर अगले में। लेकिन अभी से सीखोगे तभी। पता है रीजन बताता हूं, 100 स्टूडेंट टाइपिंग देंगे ना, आप सोचते हो कि पेपर पास कर लेंगे ये, अगर 100 स्टूडेंट टाइपिंग देने जाते हैं ना, मैक्सिमम उसमें 2 से 3 पास होते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास में कोई देख के आया हो ना, उससे पूछ लेना, वो एक्सपीरियंस बता देगा। वरना आपको लग रहा होगा सर जी ये तो बहुत ज्यादा फेंक दिया आपने, मतलब बहुत कम बोला है आपने। नहीं, इतना ही होता है, 100 में से 2 से 3। ठीक है, और एक बात, अगर आपने टाइपिंग सीख ली, एनटीपीसी में हो जाएगा, नहीं हुआ तो अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आ रही है, उसका पेपर कुछ नहीं आता, बिल्कुल हलवा पेपर आता है, उसमें टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें हो जाएगा। देखो सभी का तो होगा नहीं, आप भी जानते हो कि एनटीपीसी में सभी का होगा नहीं, लेकिन अगर आपने टाइपिंग सीख ली ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एससी की जॉब बड़ी शानदार जॉब है, एक जगह ही रहना है, दिल्ली में ही रहना है, तो आप उसकी तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एनटीपीसी के पेपर में भी उसके पेपर की तैयारी हो जाएगी, और टाइपिंग में टाइपिंग की तैयारी, बस। लेकिन एनटीपीसी को ही टारगेट बनाकर तैयारी करनी है। बाई चांस इसमें नहीं हुआ तो आपने उसमें काम। मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर ये बातें किसी ने बताई होंगी, और बताई है तो मेरे पास वीडियो को लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, उनको भी अप्रिशिएट कर देंगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है स्टूडेंट को। तो अब ये बात अब कवर हो गई है, खत्म हो गई है, जो मुझे बतानी थी वो मैंने बता दी है। अब एनटीपीसी के लिए आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपनी प्लेलिस्ट से मैथ रीजनिंग पढ़ना शुरू कर सकते हो। मैथ रीजनिंग की क्लासेस मैं आपके लिए डालता रहता हूं। मैथ का हमारा प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है, बस प्रॉफिट एंड लॉस का एक टेस्ट है, वो मैं किसी भी दिन करवा दूंगा। और अब हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ का, वो हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति, जो आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके एग्जाम्स में आना है, आरआरबी एनटीपीसी में भी, और इसके बाद जो भर्ती आएगी, जो आपका ग्रुप डी का भी आप सभी भरने वाले हो, मुझे पता है। ठीक है, तो ग्रुप डी का भी ये है। ठीक है जी, अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए आए हो
क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेवजह की चीजें यहाँ पर नहीं मिलती, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छी होती है, वही आपको मिलती है। थैंक यू।